अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बजट की खुसूसी नशरियात न्यू न्यूज़ पर। मैं हूँ यशमीन जमाल। आइंदा माली साल का लगभग 70,500 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इतलात के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में टैक्स रेवेन्यू 15,200 अरब रुपए से ज़ायद रखने की तजवीज़ है। साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत पर 1,700 से ज़ायद की लेवी वसूल करने का हदफ भी बजट में पेश किया जाएगा। दिफाई बजट 3,000 अरब रुपए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी की कीमत में 7,800 अरब रुपए से ज़ायद की रकम रखने की तजवीज़ भी आने वाले बजट में बताया जा रहा है कि शामिल होगी। आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिलीफ, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की नवीद भी सुनाई दे रही है। अलबत्ता ये रिलीफ कितना होगा, इस हवाले से आदाद शुमार को हुकूमत की जानिब से अभी तक बताया नहीं जा रहा। बात करें हुकूमत की माशी कारकर्दगी की, तो इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में गुर्बत की सतह में इजाफा हो गया है और मुल्क में गुर्बत की शरह तकरीबन 29% तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा गुर्बत सूबा बलूचिस्तान में है, जहां ये शरह 47% तक पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए हुकूमती अखराजात की, तो दिन ब दिन इनमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके लिए हुकूमत को महंगे कर्जे लेने पड़ते हैं और फिर इन कर्जाजात पर सूद की अदायगियां भी एक बड़ा मसला है। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रवां माली साल हुकूमती कर्जाजात में 8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां माली साल अपनी कुल आमदन से वफाकी हुकूमत को कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में 8,000 अरब रुपए से ज़ायद खर्च करने पड़ रहे थे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, माली एतबार से रवां माली साल मईशत के हुजूम मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें से आम आवाम को क्या मिलता है, तो खित्ते में तालीम और सेहत के हवाले से हम सबसे पीछे हैं। तालीम पर फी कस के हिसाब से हुकूमत सिर्फ $25 खर्च करती है, जो कि नेपाल और भूटान जैसे ममालिक से भी कम है। सेहत के शोबे में फी कस $3 खर्च करती है, जो कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क से भी कम है। आने वाले बजट में तालीम और सेहत जैसे शोबों के लिए हुकूमत क्या इकदाम करती है, ये काबिल गौर अमर है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ये भी एक बात काबिल गौर है कि अनाउंस कर दी जाती है बजट के अंदर, लेकिन फिर वो उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होती, वो भी एक मामला है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि हमारी मईशत जो है वो नहीं ठीक, वो चल नहीं रही है, फिर भी ये क्लेम करिए कि हुकूमत स्टेबल हो, जो मईशत है वो स्टेबल हो चुकी है। गालिबन उसके पीछे फैक्टर्स जो है वो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो कुछ इंडिकेटर्स हैं वो हमें बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो कोई पैरामीटर होता है एक मुल्क के अंदर जो एक आम लोग हैं उनकी अगर बेहतरी ना हो रही हो तो फिर भी ये कह दिया जाए कि मईशत स्टेबल है। तो थोड़ा सा बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, माहिर है टैक्स अमूर के डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ट्रांसमिशन में वक्त दिया है। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं सदर किसान इत्तेहाद है खालिद खोकर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। कल का इकोनॉमिक सर्वे जो है सर वो तो बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूज कर गया है, क्योंकि जो स्टैट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो टोन और कॉन्फिडेंस थी हमारे वजीर खजाना की, वो तो कॉन्स्टेंटली ये कह रहे थे कि हमने मईशत को स्टेबलाइज कर दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हद तक इस बात को माना भी जा सकता है, लेकिन सर क्या एक ऐसी मईशत को स्टेबल कहा जा सकता है जहां पे जो पॉवर्टी के फिगर्स हैं वो आपके सामने है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं वो आपके सामने है, कोई माइक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल जो है वो इन कंट्रोल दिखाई नहीं देती, तो क्या क्लेम किया जा सकता है कि वी आर स्टेबल इकोनॉमी? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो उनका फरमाना था वो तो इस हद तक था कि जो IMF ने हमें टारगेट्स दिए थे वो कमोबेश हमने पूरे कर लिए हैं, सवाए एक के जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टारगेट था वो कोई 1,000 अरब रुपए से कम है, मगर उसको भी वो नीचे कर लेंगे, क्योंकि जाहिर है वो हर साल ऐसे करते हैं कि पहले टारगेट ऊपर करते हैं फिर उसको नीचे ले आते हैं, कहते हैं टारगेट मीट हो गया। यही हाल खर्चों का है कि वो खर्चे पहले बहुत कम बताते हैं और उस वक्त तो बजट के कागजों में हमें फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4-5% कंट्रोल होता हुआ नजर आता है, मगर जब रिवाइज टारगेट्स आते हैं तो फिर वो बढ़ जाता है, फिर वो कुछ बहाने जंग के कुछ और हालात। तो ये ठीक है कि पाकिस्तान को तेल महंगा खरीदना पड़ा है आखिरी 2 महीनों में, 3 महीनों में, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आप इतनी जबरदस्त पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते कि उससे आप इन्फ्लेशन बढ़ा देते। सारी दुनिया में तो ये हुआ कि वहाँ की हुकूमतों ने टैक्स कम कर दिया ताकि अवाम पे बोझ ना पड़े। हमने बिल्कुल उल्टा काम किया कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा था, हमने सोचा कि उसको हम क्यों ना जो पेट्रोलियम लेवी को 150 तक कर दें। अब ये देखें कि एक किसान होगा वो भी यूज करेगा डीजल, तो उसको भी हैवी टैक्स देना पड़ेगा। एक तालिब इल्म जा रहा है उसको भी 1 लीटर के ऊपर इतना हैवी टैक्स देना पड़ेगा, और एक बहुत अमीर आदमी जो प्राडो में जा रहा है लैंड क्रूजर पे उसको भी इतने टैक्स देना पड़ेगा। तो पूरे टैक्स में सिस्टम ही की नफी हो जाती है ना। उसकी फिलॉसफी तो ये है कि जो ज्यादा अर्न करें उससे आप ज्यादा टैक्स लें और अपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कम रखें। अब किसान और दूसरे सनतें क्यों नहीं चल पाती है? तो खैर एनर्जी हमारे यहाँ बहुत कॉस्ट है उसकी, वो एक फैक्टर तो परमानेंट चला आ रहा है, मगर दूसरा हम हर दफा उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर देते हैं, जिससे
हर कोई अपना बर्डन भी ऊपर पास ऑन कर देता है दूसरों पे। अब देखिए ये किसान तो एंड यूजर होंगे ना, उनके पास तो जो इनपुट्स पहुंचेंगी वो इतनी महंगी होंगी। अब देखिए कि जो सबसे बड़ा शोबा है, मगर बदकिस्मती से उसमें शरह नमू जो है इतनी कम है, और वो पिछले 2 साल से तो किसानों ने जो फसलें उनको सही कीमत भी नहीं मिली, उल्टा नुकसान हुआ है। तो अगर सबसे बड़े शोबे के अंदर जहाँ सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट है उसको हम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मसला थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स के अंदर भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा वहां पर है। मैं आपकी तरफ आती हूँ सर, जरा इसी नुक्ते पर खालिद खोखर साहब मौजूद हैं। आई थिंक इज द राइट पर्सन टू टॉक टू अबाउट दिस ऑल्सो कि सर जैसे बहुत सारी मैंने भी बात किया ना कि फैक्टर्स और इंडिकेटर्स कल बताए जो वजीर खजाना है उन्होंने क्लेम किया कि उसके अंदर बेहतरी, एग्रीकल्चर के अंदर भी एक ग्रोथ जो है वो एक फिगर दिया गया है कि ग्रोथ शो हो रही है सर। लेकिन ओवरऑल जो सेक्टर का हाल है थोड़ा सा उसके ऊपर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कॉटन जैसे सर हमारे क्रॉप्स जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर्स हुआ करते हैं उनके अंदर बतदरीज हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है। जो रेगुलर क्रॉप्स हैं जैसे गंदम हो गया और ये चीजें, उनकी तरफ हम देख रहे हैं कि उनकी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उनको मार्केट पे से जो है वो खरीदा नहीं जा रहा, वो सस्ते दामों बिक रहे हैं। तो किस तरीके से सर ये जो वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, वो इस सेक्टर के अंदर हो सकती है, वो जो वेल्थ है वो कैसे रूरल एरियाज में ट्रांसफर हो सकती है, इस तरह की चीजों के लिए तो सर कोई मैकेनिज्म नहीं है फिर। खालिद खोखर साहब सर आई थिंक आपका माइक म्यूटेड है, हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ये साल जो गुजरा है, जो अभी खत्म होने वाला है, अभी कोई 10-20 दिन बाकी है उस साल में, तो ये सबसे बुरा साल था हमारे लिए। मैं 34 साल से काश्तकारी कर रहा हूँ, इतना बुरा साल मैंने पहले नहीं देखा। ज़राअत पाकिस्तान में ज़बूहाली का शिकार है। आपने कॉटन का बात की तो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कल फरमाया था कि 70 लाख बेल हुई है, जो बिल्कुल गलत है। हमारी 55 लाख बेल हुई है। एक दूसरा जो 70 लाख की उन्होंने कैलकुलेशन दी है वो दी है 170 kg की बेल के हिसाब से, जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है। लेकिन हमारी अब बेल बन रही है 150 kg के। अगर हम ये देखें तो वो 55 लाख भी नहीं बनती हमारी बेल, वो जाके बनती है कोई 48 लाख बेल जाके बनती है। कहाँ हम 1,44 लाख बेल रहे थे और कहाँ हम 45-48 लाख बेल पे आ गए हैं। ये है हमारी ज़बूहाली। इसी तरीके से काश्तकार को जो मेन नुकसान हुआ है उसकी प्रोड्यूस का उसको रेट नहीं मिला, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको वापस नहीं मिली। पूरी दुनिया में काश्तकार को इंश्योर किया जाता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कि उसे 25% उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। प्रॉफिट के दूर की बात है कि काश्तकार की लागत ही उसके हाथों से चली गई। फिर यह है कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं हो रही, जिसकी वजह से पैदावार में कमी आ रही है, क्योंकि खादें इतनी महंगी है, पेस्टिसाइड महंगी है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, उस तरफ कोई गौर नहीं कर रहा। अच्छा थोड़ा आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन सर वो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात और भी कही ना आपके सेक्टर के बारे में। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से ये सेक्टर जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, फिर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने सैलाब की वजह से कहा है तो वो बिल्कुल उनकी गलत बात है। उसकी वजह यह है कि उनकी ज़राअत की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से एक सवाल करता हूँ कि उन्होंने किसी काश्तकार को बुला के मुशावरत की है? उन्होंने काश्तकार को पाकिस्तानी इंसान तस्लीम किया है? उन्होंने काश्तकार को पाकिस्तान का स्टेक होल्डर तस्लीम किया है? जो इस मुल्क की ग्रोथ में, ठीक है ना, अगर जीडीपी में 24% है तो क्या उसके साथ मुशावरत की है? अल्लाह तआला से तो उनकी मुलाकातें की है, लूटने वालों से, डाकुओं से, सबसे मुलाकातें की है। मुझे वो एक ही मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने किसी काश्तकार से पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे घर के क्या हालात है, तुम्हारे खेत के क्या हालात है, तो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर क्यों नहीं की? आम की पैदावार में कमी क्यों आई है? किन्नू की पैदावार में कमी क्यों आई है? कपास की पैदावार में कमी क्यों आई है? क्या उन्होंने पूछा है? मक्की की पैदावार में कमी क्यों आई है? बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब का ज़राअत की तरफ कोई रत्ती भर भी उनका ख्याल नहीं है। ना उनके दिल में ज़राअत के लिए कोई जगह है, ना किसान के लिए कोई जगह है। अगर ज़राअत और किसान के लिए जगह नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि उनके दिल में पाकिस्तान नहीं है। देखिए ना, हम किसान हैं, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाते हैं। हमसे ज्यादा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, ईमान इधर। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों का है। वी आर प्राइमरीली एन एग्रीरियन इकोनॉमी। नहीं, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, उसके बाद अच्छा देखिए ना, हर मुश्किल वक्त में ज़राअत और किसान ने इस मुल्क को सहारा दिया, हर मुश्किल वक्त में। नहीं, लेकिन सर आपकी मुश्किल भी वो हल करेंगे ना। वो अभी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि आप लोगों के लिए पैकेज आएगा, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा पैकेज आएगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, 9/11 हुआ, पाबंदियां लगी, ज़राअत ने इस मुल्क को चलाया। आपने एटमी धमाका किया इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने,
पूरी दुनिया ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। 17 साल पाक अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, इस ज़राअत और किसान की वजह से कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 आया, कोई भूख से नहीं मरा पाकिस्तान में, ज़राअत की वजह से, किसान की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। अभी ईरान इसराइल जंग हुई है, पाकिस्तान में खाने पीने की कमी नहीं हुई इस किसान की वजह से, लेकिन उस किसान को पाकिस्तानी तक तस्लीम नहीं किया जाता, इंसान तस्लीम नहीं किया जाता। मुझे अफसोस है इस बात का, मैं अपने जज्बात के शिद्दत लफ्जों में नहीं बयान कर सकता कि हमें इस बात पे कितनी तकलीफ है कि हमें उस बजट की तैयारी में शामिल नहीं किया, हमसे नहीं पूछा गया ये फसलों की पैदावार में कमी क्यों आ रही है, हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हम $10 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट का डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है। हमारी फूड एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है इस साल भी। सर मैं आपकी इजाजत दीजिएगा, आई कम बैक टू यू। मैं जरा थोड़ा सा डॉक्टर साहब को शामिल कर लूं, लेकिन वही बात है कि कुछ सेक्टर्स हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर भी शामिल है और कहा जा रहा है कि उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा इस पर कमेंट कर दीजिएगा। आप अपने पहले कमेंट के अंदर बात कर रहे थे कि जो टैक्स कलेक्शन की फिलोसफी हमने उसी को उल्टा कर दिया, हम उसी को फॉलो नहीं करते। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होना चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर, हमारा रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम और हमेशा से रिग्रेसिव, और अब तो मेरा ख्याल है रिग्रेशन की हद हो गई है कि जिस तरीके से अगर आप इन टर्म्स ऑफ फिगर्स बात करें तो हमने अच्छी टैक्स कलेक्शन की है, लेकिन वो कैसे की है, पेट्रोलियम की उसमें मद में टैक्स लगा लगा के हमने जो जो तरीके आजमाए वो मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सर अभी भी जो इस तरह की कुछ टैक्स कलेक्शन की टारगेट्स है, रेवेन्यू जनरेशन के टारगेट्स हैं, वो इससे भी ज्यादा एम्बिशियस जो है वो अगले बजट में रखे जा रहे हैं। आपके ख्याल में वो कैसे पूरे होंगे, कहां से पूरे होंगे? इस सिस्टम के अंदर अगर वो पूरे किए जाने की कोशिश की जाएगी तो जो थोड़ी बहुत हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी रह गई है वो भी तबाह हो जाएगी। अब बड़े बड़े जो इस वक्त टेक्सटाइल के ओनर्स थे, एक तो जाहिर है कपास नहीं है तो बेल्स भी बाहर से इंपोर्ट करना, फिर सारे रॉ मटेरियल्स महंगे, और उसके बाद जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और इतनी महंगी बिजली के साथ तो कंपेटिटिव नहीं रहते। नतीजा ये हुआ कि जो हमारा टेक्सटाइल का रवायती सेक्टर था वो भी अब तो नजदीकी का शिकार हो गया। और हुकूमत की पॉलिसीज में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद होना तो ये चाहिए था कि फेडरलाइज स्ट्रक्चर बनता, और जैसे हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला, इस पे सारे सूबे बैठकर एक हमने मिनिस्ट्री भी बना रखी है, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का किस लिए बना रखी है। मसला तो यही था कि उसको तरमीम को बुरा भला कहते रहे, मगर जो पैदावार करनी है, बढ़ानी है, मिलकर चारों सूबों ने वो उसके अंदर वफाक का जो रोल है उसका काम न किया जाए। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाकर वहाँ गुफ्तगू की जाए, पूरा साल वहाँ रिसर्च हो, बातचीत हो, कैसे मुल्क को आगे लेके जाना है, और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और बस अपने अपने सूबे पैसे लेकर वफाक से वो अपने उल्टे पुल्टे में सूबों में खर्च कर देते हैं या ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। और उसके जो उन्होंने हेल्थ एजुकेशन में और ज़राअत में और ये चीजें जो बेसिक है उस पर खर्च करना है वो करते ही नहीं है। आप उल्टा वो कह रहे हैं कि आप हमें और पैसा दे दें। अब वो बहाना करेंगे कि जी हमने तो वफाक को दे दिया तो हेल्थ एजुकेशन के लिए तो कुछ बचा नहीं। आपकी जाती जो है आराम की चीजें उसके लिए तो आपके पास बहुत पैसा है। अब लेकिन जो जब बात अवाम की आती है तो आप वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये प्रायोरिटीज का मसला, पैसे तो हैं और पैसे कम नहीं है पाकिस्तान में, पैसे बहुत है, लोगों के पास भी बहुत पैसा है, मगर वो कहाँ इन्वेस्ट करें। जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 30-40 लाख में आपके पीछे आ जाते हैं, फिर वो आपको तंग करते हैं। बजाय कि गवर्नमेंट का साइज कम किया जाए, उसमें जो है ऑटोमेशन लाई जाए, और जो आप बाहर के मुल्कों से भी लोन लेते रहते हैं इस नाम पर कि हम ऑटोमेशन कर रहे हैं और हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वो भी कोई नहीं करते हैं। और वही चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बस सारी उल्टी पुल्टी पॉलिसियां बना के दे देते हैं, और पॉलिटिशियन भी खुश होते हैं। आज आप देखिएगा तो वफाकी बजट होगा, इनको तो फाइनेंस बिल ही नहीं पढ़ना आता, तो उसमें टैक्से क्या कैसे लगे हुए हैं, बस वो वैसे एक कार्रवाई होगी और रबर स्टैम्प का काम होगा। और बेसिकली एक एक्सरसाइज है, वो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करनी है, वो पूरी करेंगे। और उसके बाद वही बात है, हमारे यहाँ बजट की वैसे भी सर क्या वैल्यू रहेगी, बजट तो बार बार आता है, बार बार हम देखते हैं उसके अंदर तब्दीलियां होती हैं और चीजें आती हैं। तो इस बजट के डॉक्यूमेंट में तो बड़ी तब्दीली हो चुकी होती है बाय द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। खालिद खोकर साहब, मैं सर आपकी जानिब आती हूँ, मैं डॉक्टर साहब आपकी जानिब आती हूँ, मैं आपकी जानिब आती हूँ। खालिद खोकर साहब से मैंने जैसे अभी पहले भी सवाल किया था, आप उस नुक्ते पर नहीं आ सके उस वक्त सर के बजट में हाउसिंग और एग्रीकल्चर इन दोनों जो वो हैं शोबे हैं, इनके लिए कहा गया जी कि बड़े इंसेंटिव जो है वो इंट्रोड्यूस आज किए जाएंगे। क्या उम्मीद है सर आपको? देखिए जी, मुझे सच्ची जो बात है, जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम ना किया जाए, हमारे दो ही मुतालबे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए, दूसरा यह है कि हमारी प्रोड्यूस का हमें रेट दिया जाए, जिस पे हमें इस वक्त तक तो कोई उम्मीद नहीं है।
नहीं है। मैं बड़ा वाजे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की गई, कोई हमसे पूछा नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली थी, तो उसमें मैंने बात की थी कि हमें अगर हमारी फसल का मुनासिब रेट दे दें, सिर्फ मुनासिब रेट दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और वो क्या तरीकेकार हो, जो इंटरनेशनल एक थंब रूल है कि एक इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन हो, उस प्राइस कमीशन का काम ये हो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के 25% प्रॉफिट के साथ हमें रेट दे दें। देखिए ना, सिवा कौन हो रहा है जी, काश्तकार और एंड कंज्यूमर। आपके सामने पिछले साल हमने गंदम बेची 1800, 1900, 2000, 2100 में, एंड कंज्यूमर ने वो परचेज की 4500 रुपए में। कौन कसूरवार है उसका? काश्तकार तो नहीं है उसका जिम्मेदार, ठीक है ना। इसी तरह आलू हमने इस दफा बेचा 2 रुपए किलो, आज आप चले जाए आपको 30 रुपए किलो मिलेगा। देखे ना, कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। देखे ना, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। दुनिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी बनती है 20 से 25 साल की, हमारे यहाँ एक दिन की भी नहीं है। फिर दुनिया में रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर की रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, ना होने के बराबर है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की चंद सालों में? उसका 1.75 है। आप फर्क देखे ना, कितना बड़ा फर्क है, कई 100 गुना का फर्क है जी। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस सेक्टर से हम 27 से 28 हजार अरब रुपए की प्रोड्यूस ले रहे हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट जीरो है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। खुदा की कसम, जो आज हम $10 बिलियन की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक साल में 6 महीने में वो इंपोर्ट खत्म कर देंगे। हम अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। देखिए ना, आज पाकिस्तान में ज़राअत जो है ना, वो लावारिस है इस वक्त, कोई उसका वली वारिस नहीं है। तो अब अहमियत ये देख लें कि इन 5 सालों में 15वां सेक्रेटरी आ गया फूड सिक्योरिटी का वफाक में, जो एग्रीकल्चर को डील करता है। वो एक इंडियन आर्टिस्ट थी समिता पाटिल, उसको कैंसर हो गया। तो उसकी अखबार में स्टेटमेंट थी, वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन किया तो जीवन नहीं रहा। जब हमारे सेक्रेटरी को महीने 2 महीने बाद पता चलता है ज़राअत किया, तो वो ज़राअत में नहीं होता। हमने उसको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। फिर बहुत सारी जगह पे हमने नालायक लोग भी बैठा दिए गए, क्योंकि मुतलका लोग नहीं बैठे वहां पे, जिनकी उस बारे में डिग्री होनी चाहिए। तो उसके बारे में ये कहूंगा कि चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, तो वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने कभी भी किसी लाइक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। बिल्कुल सही। सर, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्विक कमेंट लूंगी डॉक्टर साहब आपसे कि तालीम और सेहत क्यों हमारा कंसर्न नहीं है? आई नो कि डेवोल्यूशन के बाद ये सूबों को चले गए, वो एक कंफ्यूजन भी चल रही है, लेकिन फिर भी ये क्यों हमारी प्रायोरिटी नहीं है? देखें, ये उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये एक सिर्फ बजट बनते हैं कि जो इतनी बड़ी डेट सर्विसिंग है और जो हुकूमती याशी हैं। अब आप जियो और लाहौर पे देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि सारी बात सामने आ जाएगी। 2-2 एकड़ के घर हैं और इतना पैसा वहाँ खर्च होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। ये सारे सूबों में यही हाल है, मैं खास पंजाब की बात कर रहा। और वो अपने बजट के अंदर इतनी तनख्वाहें, सब चीजें अपनी मराहत रख लेते हैं, मगर जो बुनियादी हक है लोगों का, ये तालीम और सेहत वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग की बुनियादी राइट टू लाइफ में आके, मगर उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। इनकी बजट तो वो होनी चाहिए जो इन राइट्स को पूरा करने के लिए बनाए जाए, ना कि इसलिए कि हमने सूद देना है। और वो कर्जा भी हमारी मर्जी से थोड़ी लिया जाता है या हमारे मकसद पे लिया जाता है। कर्जा लेना उन चीजों के लिए ठीक है जहाँ आप लोगों की सहूलत के लिए चीजें बनाए और उससे नहीं, लेकिन हमारी तो सारी मईशत की अचीवमेंट ही ये रह गई है कि कर्ज मिल गया, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और बस फिर जब मिल जाता है तो अगले 3-4 महीने के लिए बेफिक्र हो जाते हैं। 3-4 महीने के बाद दोबारा इस फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि दोबारा कर्ज कैसे मिलेगा इस पहिए को चलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ट्रांसमिशन में वक्त दिया। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। न्यूज़ पर बजट की खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए।